नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और ठीक, आज वही रसायन विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट करते हैं रसायन विज्ञान की सभी क्लास। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 1500 क्वेश्चन टिक मार्क वाले कराए, कोई फायदा नहीं है। जो बता रहे वो सॉलिड बताओ ताकि वहां से क्वेश्चन फंस सके। देखिए बढ़ते हैं, यहां तक हम लोग थे। एस्प्रिन प्रतिजैविक है, एंटीपायरेटिक है। हम बता चुके थे आपको कि कैसे दिया ये एक दवाई है जो कैसी है, एंटीपायरेटिक है, बुखार विरोधी है और कई बार इसका प्रयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में भी होता है। देखो, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांतिकारक औषधि का मतलब यह होता है जो हमारे दिमाग को शांति प्रयोग करता है। बच्चे को होते हैं मिर्गी, तो हमने मिर्गी का दौरा पड़ गया, मिर्गी वजह से कई बार सांस रुक जाती है, शरीर अकड़ जाता है, वो सब क्या होता है, उससे होता है मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो जो मिर्गी है ना वो, हाँ, तो मिर्गी के ना ये दवाई दी थी मिर्गी दौरे में, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये मिर्गी के दौरे में या दिमाग की जो अन्य चीजें होती हैं जिसमें व्यक्ति परेशान होता है, ये दवाई दी जाती है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये कहते हैं शांतिकारक औषधि। निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? देखो ये भाषा जो है ना, अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट, ये एनसीईआरटी की भाषा होती है इस तरह की। अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कौन सा? इसका मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा, वो जानने क्या चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और उसको विपरीत प्रभावित करता है, विपरीत तरीके से। वो होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप सर्दियों में अपने कमरे के अंदर सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं तो अंगीठी से जो CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को कम कर देती है। जो ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा फेफड़ों से तो आपको सांस लेने में क्या दिक्कत होगी, आप जल्दी सांस लोगे और दम घुट जाएगा। इसलिए CO को दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस किसको? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटने वाली गैस भी कहते हैं। यह बात याद रखेगा। दूध उदाहरण है किसका? दूध जो होता है पायस होता है। दूध क्या होता है? पायस। देखो फेन, पायस, विलैक, विलियन, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, दूध किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण बच्चों पायस का। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? आइसक्रीम कोलाइड नहीं होती है। कोलाइड मेनली उस घोल को बोलते हैं जिस घोल को हम छननी के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे ना हमारा ब्लड होता है, खून होता है हमारा, ये भी कोलाइड विलियन है। दूध पायस होता है, शहद ये पायस होता है, वो कोलाइड विलियन होता है। कोलाइड नहीं है। आइसक्रीम ये कोलाइड नहीं होती है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। किस कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव का आवश्यकता होती है। जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। और ध्यान रखना, दूध से दही बनाना प्राचीनतम किण्वन की प्रक्रिया है। जो किण्वन है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, यह विश्व की सबसे पहली बायोकेमिकल रिएक्शन है। विश्व की पहली जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो अभिक्रिया जो है वो यही होती है, किण्वन, फर्मेंटेशन। दूध से दही बनाने की इलेक्ट्रोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। लौंग के तेल में निम्नलिखित कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल में बच्चों यूजिनल होता है और ये यूजिनल तो होता है ना, ये दर्द निवारक दवा होती है, दर्द निवारक होता है। ध्यान रखिएगा, ये दर्द निवारक औषधि है यूजिनल। इससे ना जब हमारी जाड़ में, हमारे दांत में दर्द होता है तो बोलते हैं कि लौंग रख लो। तो लौंग रखने से होता है, लौंग के अंदर से ये पदार्थ निकलता है और ये पदार्थ निकलने के बाद हमारे इतने हिस्से के अंदर ये सेंसिटिवनेस कम कर देता है।
दर्द निवारक दवाइयां वास्तव में क्या होती है? दर्द निवारक दवाइयां वास्तव में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है किसे? दर्द निवारक से। तो हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। जब ये सुस्त होता है तो हमको दर्द महसूस होना कम हो जाता है। तो यूजेनॉल यही काम करता है। जेली बनाने के हेतु नियुक्त कौन सा फल? वो होता है अमरूद। कौन सा होता है? अमरूद। जेली बनाने में सबसे उपयुक्त जो है वो अमरूद होता है बच्चों। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि कार्बनिक मतलब क्या? ऑर्गेनिक सब्जियां हो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो, ऑर्गेनिक हमारे लिए क्यों अच्छे हैं? रुचिकार स्वाद हेतु रासायनिक निर्भर करते हैं, खरीदने में महंगे होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, बिना कृत्रिम खादों के, कीटनाशकों के इनका उपयोग होता है, इनका उपयोग किए और उपयोग उगाए जाते हैं। कार्बनिक खादों में कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते और न ही खाद का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम खाद का। इनमें जैसे आपका जैविक खाद होती है, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, वर्मी कंपोस्ट, ये होती है प्रयोग। और आप जानते हैं सिक्किम सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। उसके बाद बच्चों हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद कौन सा? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला दूसरा जैविक राज्य है। पहला कौन सा है? सिक्किम है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने प्रयोग होता है? साबुन बनाने के लिए साबुन को बोलते हैं उच्च वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं साबुन को? साबुन बच्चों उच्च वसीय अम्ल होते हैं। उच्च वसीय अम्ल होते हैं साबुन जो होते हैं। तो वनस्पति तेलों का प्रयोग होता है साबुन बनाने के लिए। वनस्पति तेलों का प्रयोग किसके लिए? उच्च वसीय अम्ल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं अभी के लिए करके साबुन बनाते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है किस विधि द्वारा? स्कंदन द्वारा। जैसे ना फिटकरी जो घाव भरता है वो स्कंदन बोलते हैं, फिटकरी जो घाव भरता है। अधिशोषण एब्जॉर्ब करना हो, प्राशन चीजों को अपनी तरफ खींचना हो, पायसीकरण के द्वारा होता है। किस होता है? पायसीकरण। साबुन ग्रीस, ये ग्रीस का मतलब होता है ग्रीस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है ग्रीस। है ना, ग्रीस में हाथ फंस जाता है आपके। तो जब ग्रीस में हाथ ना साबुन जो हाथ धोते हैं तो ग्रीस ना जो चिपका हुआ होता है उसके ऊपर की लेयर को साबुन अपने ऊपर चिपका लेती है। और जब हम पानी से धोते हैं ना तो कहते हो अलग हो जाती है। ये इसका आंसर है पायसीकरण। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं? साबुन उत्प्रेरक औषधि तो है ही नहीं ना, उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट थोड़े होते हैं। साबुन अलग होते हैं, डिटर्जेंट अलग होता है। शोधन अभिकर्ता सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट को मिलाकर ये बनाए जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग होता है? गेहूं के सबसे ज्यादा उपयोग होता है नाइट्रोजन। ध्यान रखो, भारतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी एनपीके की है। किसकी? एनपीके की कमी सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी सबसे ज्यादा है भारतीय मिट्टी में। तो जब हम गेहूं बोएंगे तो क्या करेंगे हम? नाइट्रोजन को उसकी आवश्यकता है, इसलिए हमको नाइट्रोजन डालनी पड़ती है, पोटास डालनी पड़ती है ना, फास्फोरस और पोटेशियम। हम लोग डाई भी डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं कि एनपीके की हमारे यहां कमी होती है। अब तो एनपीके लिक्विड फॉर्म में दे रहा है, द्रव की फॉर्म में दिया जा रहा है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह तत्व जो उर्वरक में नहीं होता है। नाइट्रोजन को बोलते हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। क्लोरीन भी होती है, हाइड्रोजन नहीं होती। हाइड्रोजन तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए तो हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सबसे अधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सबसे अधिक मात्रा में अम्ल छोड़ता है। इसकी वजह से ना मिट्टी क्या होती है? अम्लीय बन जाती है। बच्चों मिट्टी हमारी अम्लीय होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए। क्षारीय मतलब होता है जब मिट्टी में सोडियम घुला होता है, जब मिट्टी में सोडियम लवण की मात्रा ज्यादा होती है तो मिट्टी क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी को उसको क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं
कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं। और अम्लता को बढ़ाने के लिए यानी अम्लता को घटाने के लिए, अगर अम्ल ज्यादा होता ना कि अम्ल देखो 6.5 से अगर नीचे पीएच मान है आपकी मिट्टी का तो वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। भारत में मोदी सरकार ने एक मृदा कार्ड योजना चला रखी है, मृदा कार्ड योजना। तो मृदा कार्ड जो योजना है वो हमारे इसलिए चलाई गई थी ताकि हमें अपनी मिट्टी का पीएच मान पता हो। भारतीय किसानों में 99% किसानों को नहीं मालूम होता कि उनकी मिट्टी का पीएच मान कितना है, और वो उसमें लगातार दवाइयां डालते हैं, खाद डालते हैं, ये करते हैं। मृदा कार्ड योजना का उद्देश्य यह था कि ताकि किसानों को यह रहे कि तुम्हारी मिट्टी अम्लीय की क्षारीय है तो इसमें यह दवाई डाले कि ना डालें। तो मिट्टी की अम्लता बहुत भी नहीं चाहिए, क्षारीयता बहुत नहीं चाहिए। 7 से यानी 6.5 से 7.34 तक मिट्टी का अगर पीएच मान है तो उसमें सबसे अच्छी खेती होती है। यूरिया है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन्स, एक ऊर्जा पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CaO CO NH, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना। NH2 का होल ट्वाइस। तो नाइट्रोजन युक्त क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? ध्यान बच्चों, आप बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा आपको, 46.7% होता है। कितना होता है? 46.7%। किसमें? यूरिया में होता है। 46.7% यूरिया में होता है। तो यहां पे कितना है? 47%। तो यह हमारे यूरिया का भाग होता है, 47%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एमाइड्स रूप में होता है। यूरिया ना आप ना जो कट्टा आता है, जो आप कट्टा लगाते हो ना यूरिया का, जो आता है लगभग 350-350 कट्टा आता है यूरिया का, उसमें जो होता है ना यूरिया, उसमें एमाइड्स लिखा होता है ऊपर। तो जो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है जो 46.7% है वो एमाइड्स के रूप में होती है। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन बच्चों? नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रेट हो सकता है, अमोनिया, अमोनिया के रूप में केवल धान का पौधा होता है। ध्यान रखना बच्चों, बस केवल धान का पौधा है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेता है। बाकी सभी पौधे नाइट्रेट के रूप में ही अमोनिया उसको नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। इसलिए धान के खेत में शुरू में लगभग 1 माह तक पानी रखा जाता है ताकि उसमें अमोनिया बनी रहे। किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? CO2 का प्रयोग किया जाता है यूरिया को बनाने में। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित पता है कि जिसमें दोनों हो, वो तो जो अमोनियम सल्फेट। अच्छा नहीं, मतलब मिश्रित उर्वरक होता है NPK। NPK इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। NPK नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और बच्चों पोटेशियम भी है। इसमें कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया भी है, सुपर फॉस्फेट भी होता है, सोडियम क्या नाम सल्फेट, ये कोई रासायनिक उर्वरक नहीं होता। यूरिया तो आपको पता ही है, सुपर फॉस्फेट ये होता है फास्फोरस के लिए, पोटेशियम ये होता है पोटास के लिए, सोडियम सल्फेट कोई उर्वरक नहीं होता। इसलिए ये इसका आंसर ये होगा। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? फसलों में पर्णीय मतलब क्या? उनकी पत्तियों में छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, DAP होता है। क्या होता है? DAP। ह्यूमस उदाहरण किसका है? ह्यूमस जैविक कोलाइड्स होते हैं। पेड़ पौधों की सड़ी हुई गली पत्तियां, वो सब क्या है? ह्यूमस है। तो जैविक कोलाइड, मिट्टी में ह्यूमस होना बहुत जरूरी है। इसलिए खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि उसमें ना, और उसमें हरी खाद बोलते हैं। हरी खाद का मतलब होता है इसमें वो सड़ जाती है हरी खाद, तो सड़ा हुआ क्या वास्तव में वो ह्यूमस है। तो जैविक कोलाइड्स क्या होते हैं? ह्यूमस होता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? हरी खाद देखो मैं कहता हूं आपको, हरी खाद, हरी खाद का मतलब होता है सनई, सन बोलते हैं इसको, सन। ये हरी खाद होता है। एक होता है बच्चों ढैंचा, ढैंचा
और दालें, बरसीन, ये सब हरी खाद होती हैं। सन सबसे अच्छा हरी खाद माना जाता है। सन हुआ, ढैंचा हुआ, सबसे अच्छा हरी खाद माना जाता है। अगर खाली खेत में हम इसको डाल देते हैं ना तो ये उग जाता है और इसको उसी खेत में दोबारा हम चला देते हैं और उस खेत में बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास वगैरह मिल जाती है। ये बहुत उपयोगी चीज है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन होता है। क्या होता है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में ना, तो आपने सुना कोयल होती है, कोयल जो मच्छर मारने वाली जिससे धुआं निकलता है, उसमें होता है एलिथ्रीन। आग बुझाने वाले संयंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया में से पैदा क्या होता है? किस अभिक्रिया से पैदा होती है CO2? चूने का पत्थर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मार्बल चूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस H2SO4। इनकी अभिक्रिया से CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही आग बुझाने का काम आती है। कौन सी यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अग्निरोधी वस्त्र के लिए। मच्छर कॉइल में प्रयोग जो पता ना, जो पैरिथीन बना था आपको वो किससे प्राप्त करते हैं? एक बीज पौधा, एक कीट, कवक या जीवाणु से। वो एक बीज पत्री पौधा होता है, उस बीज पत्री पौधे की छाल से, पौधे की छाल से कोयल के लिए जो रासायनिक है वो प्राप्त करते हैं। चूहा मारने के जहर बहुत खतरनाक जहर होता है, अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए आदमी ही उठ जाता है। पोटेशियम साइनाइड, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो बच्चों है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में थी, बहुत खतरनाक दवा थी वो भी। इथाइल अल्कोहल पोटेशियम साइनाइड होता है जो इसमें इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं चूहा मारने की दवाई में। एक आता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी इसी के मारने काम आता है। दोनों बहुत जहरीले पदार्थ हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र के लिए होता है? कार्बन जो यूनिवर्सल एलिमेंट है, कार्बन ये हर जैविक पदार्थ में पाया जाता है, हर जैविक पदार्थ में। कार्बन के ज्यादा सबसे ज्यादा यौगिक होते हैं। इसमें जो C14 है, C14 है, 1942 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने यह बात सिद्ध करी थी कि जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनमें जो कार्बन की मात्रा है, इसके आधार पर हम जैविक पदार्थों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो जैविक पदार्थ जैसे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, उनकी आयु हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते। वो हम ज्ञात करते हैं यूरेनियम से। किससे बच्चों? यूरेनियम, यूरेनियम। ये होती है रेडियो एक्टिव वाली विधि। जो चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, उसकी हम जो आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम से ज्ञात करते हैं। और जो जितने भी जीवाश्म हैं, ये देखा लिखा फोसिल, मतलब जीवाश्म, इसकी जो आयु होती है वो हम कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात करते हैं। वृक्षों की आयु जीवाश्म देते हैं, जीवाश्म माना जाएगा। पृथ्वी की आयु और चट्टानों की आयु ये हम करते हैं यूरेनियम से ज्ञात। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है। अब बताना आपको रेडियोधर्मी किसके लिए होता है? चट्टानों की उम्र के लिए होता है। चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार, चट्टानों की उम्र के लिए होता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न से किस विधि द्वारा करते हैं? पृथ्वी की आयु का मापन भी यूरेनियम विधि से करते हैं, वही रेडियोधर्मी विधि है पृथ्वी के लिए भी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा पराबैंगनी किरणों को विच्छेद को रोकता है? यानी अल्ट्रावायलेट वेव सबसे ज्यादा नुकसान हमारे आंखों को, फिर हमारे ब्रेन को, इनको पहुंचाती है। तो उसमें सोडा कांच नहीं ना, ये उसमें होता है बच्चों क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच की जो लेयर होती है, जब ये चश्मे में हम इसको लगाते हैं ना, तो जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो इसको वहीं के वहीं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारी आंखों तक उसको आने नहीं देती। तो किस कारण से हुआ? क्रूक्स कांच। मृत मछली से निकलने वाली सड़ी हुई दुर्गंध, मछली सड़ी ना, जहां मछली मंडी होती है, जहां मछली मिलती है, बहुत बुरी बदबू आती है वहां पर। वो बदबू अमीनो यौगिक की होती है, अमीनो एसिड्स के जो कंपाउंड्स है उनकी बदबू होती है, जो मृत मछली होती है। और जो मूत्रालय होते हैं, पेशाब होते हैं, वहां बच्चों बदबू अमोनिया की होती है। किसकी होती है? अमोनिया की। जो मूत्रालय है वहां बदबू अमोनिया की होती है, जबकि हमारे मूत्र में अमोनिया नहीं होती है, हमारे मूत्र में होता है यूरिया।
ये यूरिया बहुत सारे जीवाणु के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां अमोनिया की बदबू आती है। जो आपकी मृत मछली है वो किसी बदबू आती है, अमीनो यौगिक की। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सी कृत्रिम बादल बनाने में प्रयुक्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सिल्वर आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता। भारी जल आप जानते हैं, भारी जल जो होता है नाभिक रिएक्टर में होता है मंदक के रूप में, यानी मॉडरेट और शीतलक कूलेंट के रूप में प्रयोग होता है। कूलेंट और मॉडरेट मंदक के रूप में। कौन सा? भारी जल। सिल्वर आयोडाइड किसमें होती है प्रयोग? कृत्रिम बादल बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस भविष्य की धातु कहते हैं? तांबा तो है ही नहीं, लोहा भी नहीं है, टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम बच्चों ध्यान रखना, कभी जीवन आने वाले समय में स्टील का स्थान जो लेगा ना वो टाइटेनियम ही लेगा। स्टील से कई गुना हल्की, मजबूत और जंग रहित होती है, पर अभी महंगी है टाइटेनियम, इसलिए आने वाले इसको समय में इसका प्रयोग ज्यादा होगा। इसका मतलब इसको भविष्य की धातु बोलते हैं। भविष्य का ईंधन बोलते हैं हाइड्रोजन को। बस ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। और धातु कौन सी है? टाइटेनियम है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। HGS ये होता है सिंदूर, जो नहीं तो महिला लगाते सिंदूर, यहां से हम मांग भरती है, वो होता है। तो HGS हो सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फाइड। सूक्ष्म धुलाई के लिए, ड्राइक्लीन के लिए किसका प्रयोग होता है? ड्राइक्लीन के लिए पेट्रोल भी होता है, बेंजीन भी होता है, अल्कोहल भी होता है। तीनों प्रयोग होते हैं ड्राइक्लीन में। पेट्रोल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, बेंजीन। अब इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं बेंजीन का। ये चीजें क्या है? महंगी है। लाल स्याही बनाई जाती किससे? लाल स्याही फिनोल से बनती। लाल स्याही बनती है इयोसिन से। किससे बनती है? इयोसिन से। किसका उपयोग दिया सलाई निर्माण में होता है? यानी माचिस जैसे, मतलब क्या? माचिस। लाल फास्फोरस का प्रयोग। किसका? लाल फास्फोरस। तो होती है माचिस की, जैसे तिल्ली होती है माचिस की, तो यहां जो लगी होती है काली काली सी, वो होती है आपकी लाल फास्फोरस। इनके तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त जाता है, जल उठता है, वो होता है लाल फास्फोरस नहीं, सिंदूरी फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। अगर सफेद फास्फोरस को अंधेरे कमरे में रखोगे तो ये पीला और हरा, पीला और हरा इस रंग का दिखता है। क्या दिखता है? पीला और हरा दिखता है। पीला और हरा दिखता है। कौन सा? ये सफेद फास्फोरस। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में होता है? क्षारीय भूमि बता मैंने आपको, अगर भूमि क्षारीय है उसको थोड़ा अम्लीय बनाने के लिए क्या करें? क्योंकि पौधे के लिए हल्का सा अम्लीय होना भी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। जिप्सम है नहीं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? ये होता है जिप्सम। क्या बच्चों? ये जिप्सम होता है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? ये जिप्सम होता है। जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीय मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपाने और शत्रु को छलने के प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके? वायु में परीक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड के। धूम्र पर्दे का मतलब क्या है? धूम्र पर्दे का मतलब होता है सफेद सफेद धुआं निकलता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो जब हम अपने शरीर को आगे मोर्चे भेजना होता है तो हम इस तरह का अभिक्रिया करते हैं, तो दूर तक बादल बादल बन जाते हैं और वो दिखाई देते कि हमारे सैनिक किस समय कहां चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो सफेद धूम्र पर्दे युद्ध में छिपाने और शत्रुओं को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके होते हैं? वो टाइटेनियम ऑक्साइड के होते हैं। किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड के। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। बिल्कुल सही है। किस दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय संलयन नहीं, परमाणु का टूटना नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु का नाभिक का जुड़ना संलयन होता है। तो इसमें बी सही नहीं, तो बी आंसर है। ड्राई आइस ठोस होती है बिल्कुल। टेलीफोन का आविष्कार ग्रैहम बेल ने किया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? पूरा ड्राई सेल जो होता है उसमें क्या होता है? ड्राई सेल में जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक शुष्क सेल में
ड्राई सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, बताइए आप, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है ड्राई सेल में। ये पूछे ड्राई सेल में क्या होता है, जस्ता विद्युत अपघट्य पूछ रहा है, विद्युत अपघट्य ड्राई सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक सूखी सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाया था, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में मनाया था। भोपाल गैस त्रासदी कब की है, याद है आपको कब की है, 2-3 दिसंबर 1984 की। चलिए ये सब चीजें हो गई हमारी, लगभग 220 के आसपास मैंने आपको कराया केमिस्ट्री क्वेश्चन। ये आप जरूर करके जाइएगा, इसमें तो पक्का आपको मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। हम इसके बाद बना रहे हैं फिजिक्स की क्लास, किसकी, फिजिक्स की। अब फिजिक्स की जो मैं क्लास बनाऊंगा बच्चों, वो न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी की क्लास भी रहेगी, जो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।